अलग अलग राज्यों से बातचीत के बाद अब हमारे साथ देश का एक बहुत बड़ा और ये कहूँ कि सबसे बड़ा सूबा जहां पर चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उन चुनौतियों पर राज्य सरकार कैसे काबू पा रही है और कैसे आगे बढ़ेगी, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जुड़ चुके हैं। योगी जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए ई विमर्श डायरेक्ट विद सीएम में। मेरा सबसे पहला सवाल ही ये है सर, क्योंकि सबसे बड़ा सूबा, इतने बड़े सूबे, इतने बड़े इलाके में कोरोना महामारी बहुत बड़ी चुनौती तो है ही, लेकिन 23 करोड़ की आबादी वाले इस प्रदेश में कैसे इस चुनौती से आप निपटने की रणनीति बना रहे हैं? क्या क्या टारगेट्स आपने आगे के लिए सेट किए हैं? देखिए, कोरोना वैश्विक महामारी है और पूरा देश जी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शिता और समय पर लिए गए निर्णय का परिणाम है कि दुनिया के उन तमाम देशों की तुलना में भारत की स्थिति इस मामले में काफ़ी अच्छी है और काफ़ी हद तक कोरोना के प्रकोप को यहाँ पर नियंत्रित किया गया है। हम लोगों ने भारत सरकार की गाइडलाइन का अक्षरशः पालन किया और उस गाइडलाइन का पालन करने का परिणाम रहा है कि 23 करोड़ की आबादी को हम लोग न केवल कोरोना के संक्रमण के फैलाव को नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है, अभी तो कोरोना संक्रमण संकट के कारण जिन परिस्थितियों का सामना पूरे प्रदेश को करना पड़ा है, उन परिस्थितियों को भी हम आसानी से मुकाबला करने में हमें सफलता प्राप्त हो रही है। इसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ी। अलग अलग स्तर पर हमारी तैयारियां थी। खासतौर पर अगर हम देखेंगे तो लॉकडाउन प्रारंभ होने के पहले से जो कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ हुए थे जी, उन कार्यक्रमों को अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो 22 को जनता कर्फ्यू का कार्यक्रम था और 22 से लेकर के लगातार प्रदेश के अलग अलग जनपदों में पहले चरण में हम लोगों ने एक प्रकार का लॉकडाउन प्रारंभ कर दिया था। 25 मार्च से पूरे देश के अंदर लॉकडाउन प्रारंभ हुआ और 25 मार्च से जो लॉकडाउन प्रारंभ हुआ उसके साथ ही अनेक कार्यक्रम भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्रारंभ किए, चाहे वह निर्माण श्रमिकों और डेली कमाने वाले लोगों को भरण पोषण भत्ता और निःशुल्क खाद्यान्न देने की व्यवस्था रही हो, डोर स्टेप डिलीवरी का मामला रहा हो, मंत्री समूह के द्वारा अलग अलग कमेटियां बना करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के कार्य किए जा रहे थे। इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के कार्य तो संपन्न हुए ही, लेकिन साथ साथ ये भी चीजें इस प्रदेश में आगे करने का प्रयास किया गया कि हम लोगों ने जो कार्य योजना बनाई, टीम अपने उच्च अधिकारियों की टीमें गठित की प्रदेश के अंदर अलग अलग कार्य के लिए कि कौन देश के अंदर अलग अलग राज्यों में रहने वाले उत्तर प्रदेश के माइग्रेंट जो लेबर हैं इनके बारे में वहां की राज्य सरकारों के साथ संवाद बनाएगा। प्रदेश के अंदर कौन डोर स्टेप डिलीवरी के कार्य को, एक कमेटी इस कार्य को कर रही थी, एक कमेटी औद्योगिक जो हमारी यूनिट थी उन यूनिट में कार्य करने वाले जो लेबर हैं उनकी समस्याओं का समाधान करेगी, एक कमेटी लॉकडाउन की सफलता को यहाँ पर कार्य करेगी, एक कमेटी यहाँ पर किसानों की समस्या का समाधान करेगी, यहाँ पे कोविड लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के हॉस्पिटल की व्यवस्था को और उनका विस्तार और उनकी सुविधाओं के विस्तार के कार्यक्रम को एक कमेटी आगे बढ़ाएगी। हर एक व्यक्ति को खाद्यान्न उपलब्ध हो, एक कमेटी यानी टीम 11 का गठन हमने किया। अलग अलग राज्यों के लिए भी नोडल अधिकारी तैनात किए, प्रदेश के 75 जनपदों के लिए नोडल अधिकारी तैनात किए और फिर उसको व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य किया। इसी दौरान प्रधानमंत्री जी का गरीब कल्याण पैकेज भी घोषित हो गया और गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से हर एक व्यक्ति को हम लोगों ने उस पैकेज का लाभ देना प्रारंभ किया और आज उसका परिणाम है कि न केवल प्रदेश के अंदर हम लोगों ने हर एक व्यवस्था को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य किया। हमारे पास आज के दिन पर लगभग 12.5 लाख लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखने के लिए 24,000 से अधिक क्वारंटाइन सेंटर हमारे पास मौजूद हैं।
हमारे पास प्रदेश के अंदर इस समय 55,000 से अधिक कोविड बेड हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के। 75 के 75 जनपदों में हमारे पास ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की सुविधा से युक्त बेड भी हम लोगों ने हर जनपद में उपलब्ध करवाए हैं। हम लोगों ने 10,000 से अधिक बसेज, जो जगह जगह लोग काम कर रहे थे प्रदेश के अंदर ही, अगर उनको एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसपोर्ट करना हो, या जब दिल्ली से अचानक बड़ी संख्या में लोग वहां से निकल पड़े थे तो उन लोगों को सुरक्षित उनके गांव, उनके जनपद और घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था करनी थी। 10,000 उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज को उन जनपदों तक पहुंचाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य रहा हो, वह भी हम लोगों ने सफलतापूर्वक किया। हरियाणा से भी 1 लाख से अधिक लोगों को हम लोगों ने उनके प्रदेश के अलग अलग जनपदों में जो हमारा प्रवासी कामगार और श्रमिक था उसे पहुंचाया। राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी उसे हमने सफलतापूर्वक पहुंचाया। और पिछले 1 सप्ताह से 425 से अधिक श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन को हम लोगों ने देश के अलग अलग राज्यों से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में पहुंचा करके लगभग 5 लाख माइग्रेंट लेबर को हम लोग इनके माध्यम से प्रदेश के अंदर अब तक लाए हैं, जिन्हें पहले क्वारंटाइन सेंटर में ले जा रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर में उनकी जांच कराई जा रही है। क्वारंटाइन सेंटर में जांच कराए जाने के बाद फिर उन लोगों को वहां से जो स्वस्थ हैं उन्हें होम क्वारंटाइन में भेजा जा रहा है। जो लोग होम क्वारंटाइन में जा रहे हैं उन्हें हम खाद्यान्न का पैकेट भी दे रहे हैं, उनको हम भरण पोषण भत्ता भी इस दौरान दे रहे हैं। इसके अलावा जो लोग थोड़ा भी सस्पेक्टेड हैं उन्हें हम वहीं पे रख रहे हैं और क्वारंटाइन सेंटर में फिर उनके पूल सैंपलिंग के माध्यम से जांच कर रहे हैं। अगर वो कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं तो आइसोलेशन वार्ड में भेज रहे हैं। अगर उन्हें कोरोना नहीं कोई दूसरी बीमारी है तो उन्हें दूसरे नॉन कोविड हॉस्पिटल में उनके उपचार की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा 75,000 से अधिक मेडिकल टीमें सर्विलांस में लगी हुई हैं, जो लोग एक स्क्रीनिंग, मेडिकल स्क्रीनिंग में लगी हुई हैं, हॉटस्पॉट में, और जो माइग्रेंट लेबर हैं इसके लिए लगी हुई हैं। हम लोगों ने अब तक 3.25 करोड़ से अधिक लोगों का प्रदेश के अंदर मेडिकल स्क्रीनिंग करने का कार्य किया है और हर एक गांव में और हर एक कस्बे के हर वार्ड में हमारी निगरानी समितियां काम कर रही हैं, जो एक एक व्यक्ति की निगरानी करते हुए इस कार्य को आगे बढ़ा रही हैं। तो इतनी चीजें एक साथ जब हुई हैं तब ये कार्यक्रम बने हैं। उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमें खाद्यान्न नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि हम भूखे हैं। 12 से 15 लाख फूड पैकेट प्रतिदिन बनाए जा रहे हैं, हर जरूरतमंद को ये दिए जा रहे हैं। 18 करोड़ लोगों को 4 बार का खाद्यान्न पूरी तरह प्राप्त हो चुका है। 5वीं बार का 15 से प्रारंभ हो गया उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कार्रवाई। ये लगातार चल रहा है। तो ये एक सिस्टम को जोड़ने का परिणाम है और टीम वर्क का परिणाम है कि हम इस यहां तक पहुंचे हैं। लेकिन अब तक जो चीजें नियंत्रित थी आगे भी वो नियंत्रित रहे, इसके लिए हम लोग अभी अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और वह हमारी सबसे बड़ी इस समय चैलेंज है कि अपने प्रवासी कामगार और श्रमिकों को सकुशल और सम्मानजनक वापसी ला करके उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग करके स्वस्थ हैं उनको होम क्वारंटाइन में, और जिनमें थोड़े भी लक्षण पाए जाएंगे तो उनका फिर कोविड हॉस्पिटल में उनके उपचार की व्यवस्था करवाना, ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। उस पर इस समय हमारी पूरी टीम लगी हुई, पूरी ताकत लगी हुई है। बिल्कुल, आपने कहा सर कि हमने, और मैं ये पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश की जनता आपको सुन रही है, ये ठीक है कि सबसे पहले बसों की व्यवस्था आपके प्रदेश ने की, अपने प्रवासी लोगों को बुलाने की, स्टूडेंट्स के लिए आपने अलग से उन्हें राज्य में बुलाने के लिए कोशिश की, भरण पोषण की बात, खाद्यान्न की बात, जो डोर स्टेप डिलीवरी है उसमें आपके प्रदेश ने टीम्स बना के अच्छा काम किया। लेकिन सर आज की ही खबर पे बात करूंगी क्योंकि इस वक्त मेरे जरिए आपको पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश सुन रहा है और हर किसी के मन में आज जो औरैया में 24 मजदूरों की जान गई, उसके बाद जो लोग ऐसे गाड़ियों में बैठकर जो सीमाएं क्रॉस कर रहे हैं, जो मजदूर पलायन की तस्वीरें आ रही हैं, ऐसे मजदूरों के लिए, ऐसे लोगों के लिए आपका दिशा निर्देश क्या है? दूसरी चीज, अगर वो आपके सरकार के सुविधाओं को नहीं पा रहे, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? और तीसरी चीज, अगर
कोई राहत पैकेज इनके लिए हो, क्योंकि जो लोग जिन लोगों की जानें चली गई उनके परिवार के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी। एक तरफ लॉकडाउन, दूसरी तरफ घर नहीं पहुंच पाना, बहुत बड़ी मुश्किल है सर। देखिए, औरैया की घटना बहुत दुखद घटना है और सचमुच हम सबका मन इससे बहुत व्यथित होता है इस प्रकार की घटनाओं से। लेकिन मैं पिछले 15 दिन से लगातार अपील कर रहा हूं। हमने नोडल अधिकारी भी तैनात किए हैं, हर राज्य सरकार को मैंने पत्र लिखे हैं और मैंने इस बारे में सबसे अपील की है कि भाई देखिए, कोई भी राज्य सरकारों से मैंने अपील की कि जो भी हमारे प्रदेश के प्रवासी कामगार और श्रमिक आपके राज्य में हैं, आप उनकी देखभाल करें, उनको वहां रखें, उनको जहां लॉकडाउन के दौरान अगर मानदेय और वेतन नहीं मिल पाया आप उसको दिलवाने की व्यवस्था करवाएं। अगर कोई संकट है, कोई समस्या है तो आप हमें अवगत कराएंगे तो हम भी उसमें सहयोगी बन सकते हैं। भारत सरकार ने भी हर राज्य सरकार को इसके बारे में कहा है, भारत सरकार भी इसमें निरंतर सहयोग कर रही है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने लॉकडाउन और बंदी के दौरान भी अपने सभी श्रमिकों को यहां पर पैसा और मानदेय उपलब्ध करवाया है, खाद्यान्न उपलब्ध कराया है। 31 लाख से अधिक श्रमिकों को हम लोगों ने 32 लाख से अधिक श्रमिकों को हम लोग अब तक प्रदेश में भरण पोषण भत्ता भी उपलब्ध करवाए हैं जी। मैंने अपील भी सभी प्रवासी कामगार और श्रमिकों से की है कि वे पैदल न चलें, दुपहिया वाहन से भी न चलें, तिपहिया वाहन से भी न चलें और ट्रक जैसे असुरक्षित साधन से भी न चलें। जब बसेज की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है, बसेज स्वाभाविक रूप से नजदीक के राज्यों में लग सकती हैं, लेकिन दूर के राज्यों में, पंजाब है, महाराष्ट्र है, इन राज्यों में हम ट्रेन के माध्यम से ही ला सकते हैं। और ट्रेन, मैं कह रहा हूं, एक सप्ताह में 425 से अधिक ट्रेन अब तक यूपी में आ चुकी हैं। 5 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में इनके माध्यम से आ चुका है। थोड़ा जितना उन्होंने अब तक धैर्य रखा है और वे राज्य सरकारें भी थोड़ा ध्यान दे दें तो मुझे लगता है कि हम सुरक्षित सबकी वापसी करवा सकते हैं, क्योंकि युद्ध स्तर पर ट्रेन चल, रेल मंत्रालय प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में 60 से 70 ट्रेन चलवा रही है और फ्री में ये आवागमन हो रहा है। उन्हें सारी सुविधाएं फ्री में दी जा रही हैं। हर एक निराश्रित श्रमिक को हम 1000 रुपए का भरण पोषण भत्ता दे रहे हैं, खाद्यान्न उपलब्ध करवा रहे हैं। वे जब प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं तो उन्हें खाद्यान्न के पैकेट और पानी की बोतलें उपलब्ध हो रही हैं। समस्या इसकी नहीं, समस्या इस बात की है, एक इन कार्यों में सभी राज्य सरकारों को भी इसी प्रकार की सहानुभूति के साथ आगे बढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए, जिससे इस समस्या का समाधान हो सके। औरैया में जो लोग आए थे, ये दोनों तरफ से आए थे। कुछ पंजाब से, एक जो डीसीएम था वो पंजाब से आया था और जो ट्रक था, ट्रोला था, वह राजस्थान से आया था। अगर यहां पर इन लोगों को ट्रक और उससे डीसीएम से आने की देने की बजाय, अनुमति देने की बजाय अगर ये लोग वहां से बसेस से आते, मुझे लगता है कि ये दुर्घटनाएं नहीं होती। और ये दुखद है। हमने इसीलिए अपनी पूरी संवेदना भी व्यक्त की। सुबह 4 बजे ही जानकारी मिलने पर हमने प्रशासन को इसके लिए वहां पर भेजा, फिर वहां पर राहत कार्यों को आगे बढ़ाया। जितने घायल थे उनको सेफाई का जो हमारा आयुर्विज्ञान संस्थान है वहां पर उनकी भर्ती करके उपचार की व्यवस्था करवाई। जो दिवंगत जो प्रवासी कामगार थे उनके परिजनों के लिए हम लोगों ने कंपनसेशन की घोषणा की। जो घायल हैं उन लोगों के लिए भी व्यवस्था थी। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अगर पंजाब और राजस्थान ने इस दायित्व को निभाया होता तो ये ट्रक से नहीं आते बल्कि बसेस से वहां आते। और कांग्रेस का नेतृत्व ये नसीहत किसी और को देने की बजाय ये नसीहत अगर उन लोगों को दे, अपनी राज्य सरकारों को दे, तो ज्यादा अच्छा होता। सर, एक नए रंग रूप के साथ लॉकडाउन के आने की, लॉकडाउन 4.0 की बात हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो नया लॉकडाउन होगा वो एक नए रंग रूप के साथ होगा और उसमें राज्यों के सुझावों की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। उत्तर प्रदेश जितना बड़ा राज्य, इतने बड़े इलाके में किस तरह की सेक्टर्स पर ढील ज्यादा होगी और किस तरह के सेक्टर्स पर आप अभी भी सख्ती के साथ इस आने वाले टाइम पर रहेंगे? देखिए, भारत सरकार की एडवाइजरी और गाइडलाइन प्राप्त होने के साथ
हम उसका अनुपालन उत्तर प्रदेश में कराएंगे। जी हम लोगों ने अपना प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है जी और भारत सरकार उस पर तय निर्णय करेगी। भारत सरकार जो भी गाइडलाइन देगी उसका हम पालन उत्तर प्रदेश के अंदर करवाएंगे। लेकिन कुछ चीजें हैं जो वास्तव में जी कैसे कार्य किया जा सकता है इसके बारे में बताना चाहूंगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों में कार्य करने वाले ऐसे सभी श्रमिकों को हम लोगों ने लॉकडाउन के दौरान यानी बंदी के दौरान भी उनका मानदेय और उनका वेतन उपलब्ध करवाया। दूसरा, प्रदेश के अंदर फेज वाइज कैसे उद्योग चल सकते हैं। लॉकडाउन फर्स्ट के दौरान हमारी सभी चीनी मिलें चली, 12,000 से अधिक भट्टे चले, यानी 119 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में थी। ये सभी 119 चीनी मिलें चली जिनमें लगभग 12 लाख से यानी इनमें 12 लाख से अधिक लोग कार्यरत हैं इन सभी चीनी मिलों में। इसके अलावा 12,000 से अधिक भट्टे हमारे प्रदेश में चले, ये आज भी चल रहे हैं, 15 जून तक चलेंगे भी। इन 12,000 भट्टों में 15 से 16 लाख लोग कर्मी काम करते हैं। प्रदेश के अंदर 2500 से अधिक कोल्ड स्टोरेज हैं। ये कोल्ड स्टोरेज अभी भी चालू स्थिति में हैं, जिनमें हर कोल्ड स्टोरेज में 60 से लेकर के 150 तक कामगार काम करता है, प्रवासी उसमें काम करता है। वे आज भी वहां पर यहाँ पे संचालित हो रहे हैं। दूसरे फेज में जब लॉकडाउन का सेकंड फेज प्रारंभ हुआ और कुछ उद्योगों को रियायत देने की कार्रवाई प्रारंभ हुई, तो भी हम लोगों ने अपने यहाँ के जो उद्यम हॉटस्पॉट के बाहर थे उन्हें यहां पर संचालित करने का कार्य किया और उसका परिणाम है कि सेकंड और थर्ड फेज में भी जिन्हें हमने छूट दी, ऐसे उद्योगों में अब तक इन नए उद्योगों में 21 लाख से अधिक कामगार और श्रमिक काम कर रहा है जिसे कार्य मिला है। इसके साथ ही हम लोगों ने प्रदेश में मनरेगा जैसी अन्य तमाम योजनाओं के माध्यम से भी अकेले मनरेगा में एक दिन में 29 लाख से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। ये कार्य चरणबद्ध तरीके से है, कार्य की कमी भी नहीं है। हर एक हाथ को हम काम भी दे रहे हैं, हर एक व्यक्ति को खाद्यान्न भी उपलब्ध करा रहे हैं, उन्हें भरण पोषण भत्ता भी दे रहे हैं, उनके लिए उपचार की व्यवस्था भी है। हर प्रकार की व्यवस्थाएं उनके साथ लगी हुई हैं। अगर ये चीजें फेज वाइज आगे बढ़ जाएं और हर एक व्यक्ति शासन की व्यवस्था में सहयोग करना प्रारंभ कर देंगे तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के साथ साथ राज्य सरकार ने जो व्यवस्था बनाई है, हर व्यक्ति को भरपेट भोजन भी मिल सकता है, हाथ को काम भी मिल सकता है, बेहतर उपचार और स्वास्थ्य की सुविधाएं भी मिल सकती हैं और कोरोना जैसी महामारी से देश की लड़ाई को बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया जा सकता है। सर, औद्योगिक इकाइयों की बात हो गई, अगर छोटे मोटे दुकानदार या फिर जो रेड़ी पटरी जो लगाते हैं उन्हें भी उदार शर्तों पर कुछ लोन देने की आपने बात की है, राहत देने की बात की है, उसके बारे में जरा बताइए। क्योंकि हर छोटा दुकानदार ये सोचकर बैठा है कि उसके बिजनेस का क्या होगा, उसकी दुकान कैसे चलेगी, क्योंकि अंतिम में आपको जान भी बचानी है और जहान भी बचाना है। पीएम पैकेज में जो 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित हुआ है, एमएसएमई के लिए भी घोषित हुआ है, ठेला रेड़ी पटरी व्यवसायी इनके लिए भी घोषित हुआ है, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी हुआ है, युवाओं के लिए भी हुआ है। हर एक तबके के लोगों के लिए इस प्रकार का ये पैकेज घोषित हुआ है। जो पटरी व्यवसायी है उसे 10,000 रुपए तक का लोन की सुविधा देने की व्यवस्था, ये भारत सरकार इसको देने जा रही है और ये बहुत अच्छा पैकेज है। प्रदेश सरकार ने अपने यहां स्वयं 8.5 लाख से अधिक पटरी व्यवसायों को रजिस्टर्ड किया है, जिन्हें हमने राज्य सरकार की तरफ से निःशुल्क खाद्यान्न और भरण पोषण भत्ता उपलब्ध करवाया है। अब तक हम उन्हें उपलब्ध करवा चुके हैं, लेकिन आगे लोन मेला उनके लिए लगाने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से उन्हें लोन दिला करके हम स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर सकें। एमएसएमई में पैकेज घोषित होते ही हम लोगों ने यहां लोन मेला आयोजित किया और 56,000 से अधिक ऐसे नए स्टार्टअप स्थापित करने के लिए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 56,754 से अधिक लोगों को एक दिन में 2,002 करोड़ रुपए का लोन उपलब्ध करवाया। ये वह प्रक्रिया है जो शासन के स्तर पर निरंतर चल रही है और उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के क्रम में
हम लोग जी। आज इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पीएम पैकेज की बात हो या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा घोषित जो योजनाएं हैं उनको सफलतापूर्वक लागू करने की बात हो, ये सफलतापूर्वक आगे चल रहा है और आगे भी ये जी। सफलतापूर्वक लागू होगा। सर, अब क्योंकि इस वक्त हम महामारी के उस दौर में चल रहे हैं जहां हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है, एक बहुत बड़े नियम के साथ, कुछ नियम कायदों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग हो गई, जिसमें मास्क लगाना अनिवार्य है, सैनिटाइजर को यूज करना है, लेकिन फिर भी हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारी जो बुनियादी सुविधाएं जिसमें मेडिकल की बात होती है, उस पर आप हर किसी ने पूरे देश में उस पर सबक लिया है। उत्तर प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर मेडिकल की जो फैसिलिटीज हैं उसको आगे क्या प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स में कुछ नए निवेश करते दिखेगा ये प्रदेश, या कोई नई प्लानिंग्स, कोई नए टारगेट सेट हुए हैं? देखिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर पिछले 5 वर्ष के दौरान केंद्र की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने बहुत अच्छा निवेश किया है और खासतौर पर उन्होंने बहुत सहायता दी है राज्य को। मैं आपको बताऊं, पिछले 3 वर्ष के दौरान जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है जी, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने जी, आप 1947 से लेकर 2016 तक प्रदेश में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने थे और आज पिछले 3 वर्ष में प्रदेश के अंदर 29 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं। प्रदेश में 2 एम्स फंक्शनल हो चुके हैं, यानी जिनकी ओपीडी प्रारंभ हो चुकी है। ऐसे ही अन्य तमाम चिकित्सा संस्थान प्रदेश के अंदर चल रहे हैं। आज के दिन पर हमारे प्रदेश में हर जनपद में 3 से 4 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस काम कर रही हैं। हमारे पास 2200 से अधिक 108 की एम्बुलेंसेस सेवाएं हैं। हमारे पास 2000 के आसपास 102 की एम्बुलेंस प्रदेश के अंदर उपलब्ध हैं, हमारे पास मौजूद हैं। प्रदेश के अंदर हर जनपद में हमारे पास सुविधाएं हैं और आज उसी का परिणाम है कि वर्तमान में हमारे पास लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के जो कोविड हॉस्पिटल हैं, इनकी संख्या में बेड अगर देखें तो 55,000 से अधिक बेड हमारे पास आज के दिन पे मौजूद हैं। हर जनपद में लेवल 1 के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सुविधा, लेवल 2 के हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन, हर बेड में ऑक्सीजन की सुविधा और वेंटिलेटर की सुविधा हम लोगों ने दी है। और लेवल 3 के हॉस्पिटल हमारे पास जो 25 पूरे प्रदेश में अभी उपलब्ध हैं, इनमें सभी आधुनिक सुविधाएं, वेंटिलेटर हर बेड में उपलब्ध है, ये प्रदेश के अंदर है। इसके अलावा टेस्टिंग की क्षमता को, जब कोरोना का पहला केस आया था तब प्रदेश में केवल हमारे पास उस समय केवल 50 टेस्ट करने की क्षमता थी। आज हम 5000 टेस्ट कर रहे हैं, अगले सप्ताह तक हम इस संख्या को 10,000 तक पहुंचाने जा रहे हैं। यानी ये प्रदेश की वर्तमान की क्षमता है जिसमें भारत सरकार के सहयोग से हमने सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। हम प्रदेश में 1.5 लाख से अधिक लोगों का टेस्ट कर चुके हैं, यानी 3.25 करोड़ से अधिक लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग कर चुके हैं। 75,000 से अधिक मेडिकल टीमें स्क्रीनिंग में लगी हुई है। ये प्रदेश के अंदर वर्तमान में कार्य की स्पीड है और उसी कार्यक्रम को हम निरंतर आगे बढ़ाई जा रहे हैं। जी, लेकिन इसके साथ साथ मैं इसलिए ये 2-3 सवाल आपसे जरूरी पूछना चाहूंगी। आपने कहा कि जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखेंगे या संक्रमण फैलाने की हम प्रदेश में किसी को छूट नहीं देंगे, तो क्या ऐसा भी है कि कुछ लोगों पे कार्रवाई करेंगे आपके प्रदेश में, या कुछ लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जो इस बात का ख्याल नहीं रख रहे कि इस महामारी में हमें घरों से नहीं निकलना है या अवैध रूप से सीमाओं को क्रॉस नहीं करना है? इस तरह की कोई कार्रवाई की भी बात है प्रदेश में? देखिए, हमारे यहां प्रदेश में सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने तब आया था जब तबलीगी जमात के कारण इस संक्रमण तेजी के साथ फैला था। हमने उसको तत्काल कंट्रोल किया, उसमें प्रभावी कार्रवाई भी की। आज के दिन पर हमारे सामने जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वह है प्रवासी कामगार और श्रमिकों को सकुशल और सम्मानजनक सुरक्षित उनके घर की वापसी का कार्यक्रम। और इस घर वापसी के कार्यक्रम में हम लोग लगे हैं। हमें उनका स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और उनकी सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने की कार्रवाई को भी हमें आगे बढ़ाना है। हम आज के दिन पर इसको कर रहे हैं। प्रवासी कामगार और श्रमिक वास्तव में वह इस संकट के दौर से गुजर रहा है।
हमारी उसके प्रति सहानुभूति है और हम उससे अपील कर सकते हैं और हम उसको हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं कि वह संकट की इस घड़ी में सरकार के साथ खड़े हों, सरकार उसको हर प्रकार की मदद दिलाए, वो इस विश्वास को करें। इन चीजों को लेकर हम चल रहे हैं। लेकिन जो लोग संकटग्रस्त नहीं जी, वे लोग अगर कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलाने का कार्य करेंगे, खासतौर पर हमने जैसे कहा कि भाई लॉकडाउन है या कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से निकले, मास्क लगाकर निकले और कोई नहीं लगा रहा है, स्वाभाविक रूप से वहां पर शासन अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। या कोई जानबूझकर के अफवाह फैलाने का काम कर रहा है, वहां पे सरकार कार्रवाई कर रही है। जो जानबूझकर के कोरोना वॉरियर्स पर हमला कर रहा है, वहां पर सरकार कार्रवाई कर रही है। लेकिन जो स्वयं ही परेशान हैं, उन सभी कामगार और श्रमिकों के प्रति हमारी सहानुभूति है और उनकी सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी हमारी प्राथमिकता है। आपने अभी कहा कि कोरोना वॉरियर्स के लिए आप बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि वो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं जो सबसे लड़ रहे हैं, हमारे चिकित्सा कर्मी हो गए, सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी। लेकिन ऐसे भी कई इलाके हैं जहां से उन वॉरियर्स पर ही अटैक की तस्वीरें आती हैं। ऐसे इलाकों से अब आगे कैसे निपटेंगे, और इन कोरोना वॉरियर्स पर जो फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, आपका उनके लिए सीधा क्या मैसेज है? देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत भारत सरकार ने संशोधन करते हुए कोरोना वॉरियर की सुरक्षा का पूरा पुख्ता इंतजाम किया है। हम लोगों ने भी उत्तर प्रदेश के अंदर एपिडेमिक एक्ट में संशोधन करते हुए कोरोना वॉरियर जितने भी हैं, चाहे वह मेडिकल की टीम हो, डॉक्टर हो, पैरामेडिक्स हो, वार्ड बॉय हो, स्वच्छाकर्मी हो, या फिर हमने सुरक्षा कर्मियों को भी जो कोरोना वॉरियर के रूप में काम कर रहे हैं, वे कोई भी हो जो कोरोना वॉरियर के रूप में काम कर रहे हैं, हर एक को सुरक्षा प्रदान करना और सम्मान प्रदान करना। एपिडेमिक एक्ट में व्यापक संशोधन करते हुए यह कार्य हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक नया एक्ट बनाया है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि ये कोरोना वॉरियर की सुरक्षा, ये हमारी फ्रंट लाइन की टीम है। इस फ्रंट लाइन टीम को हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान करना इस सरकार का दायित्व है। सरकार अपने इस दायित्व को आगे भी निभाएगी। इसके साथ साथ क्योंकि स्कूल और कॉलेज इस वक्त बंद पड़े हैं, तो ऐसे में उनकी स्टडी ना रुके, बच्चों की जो पढ़ाई है, उनका जो सिलेबस है वो पूरा होता रहे। ऐसे में प्रदेश में कैसी तैयारियां की गई हैं स्कूली शिक्षा को पूरा करने के लिए? देखिए, हमारे यहाँ अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग कमेटियां हम लोगों ने मंत्री समूह की बनाई हैं। हमारे डिप्टी सीएम शिक्षा समूह को लीड कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने ऑनलाइन पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाया है। इसमें हम लोगों ने दूरदर्शन की भी सहायता ली है और सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म का भी उपयोग किया है, जिसमें हम लोगों ने बेसिक का भी, माध्यमिक का भी, उच्च का भी, टेक्निकल का भी, व्यावसायिक का भी और अन्य सभी प्रकार के पाठ्यक्रमों को हम लोग हर एक छात्रा तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों ने अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर लिया है, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कोरोना के खिलाफ लड़ाई एक दिन की नहीं है या एक सप्ताह की नहीं है, ये लंबी चल सकती है। इसलिए ये पक्ष भी अछूता न रहे। हम लोगों ने उस पर कार्य अपना प्रारंभ हो गया और सफलतापूर्वक कार्य आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल सर, आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब आत्मनिर्भर राज्य होंगे। और एक अंतिम मैसेज मैं पूरे प्रदेश की जनता के लिए भी और पूरे देश की जनता के लिए आपसे चाहूंगी कि कैसे आत्मनिर्भर भारत को बनाने में हर लीडर और हर देशवासी को आगे आना होगा। देखिए, स्वदेशी और स्वावलंबन ये आत्मनिर्भर भारत का आधार बन सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संदेश में स्पष्ट रूप से देशवासियों को इस बात का आह्वान भी किया है। स्वदेशी और स्वावलंबन के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की उस परिकल्पना को साकार करने के लिए 20 लाख करोड़ का एक भारी भरकम पैकेज भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया है। ये पैकेज और जिस प्रकार के उसमें कार्यक्रम हैं, ये निश्चित ही एक आत्मनिर्भर और स्वावलंबी भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा, कोई संदेह नहीं होना चाहिए।
देश की नेतृत्व पर, अपनी लीडरशिप पर देश की जनता का जो विश्वास है, ये विश्वास भारत को एक आत्मनिर्भर और स्वावलंबी भारत के रूप में आगे बढ़ाने में सहायक होगा।